जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साइंस की आज हमारी तीसरी क्लास हो रही है। पिछली दो क्लासों में हमने 35 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उनको किया था। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। अभी हम बायोलॉजी की 100 क्वेश्चंस को करेंगे। बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम फिजिक्स के 100 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें केवल 100 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। उन 100 क्वेश्चंस में हमारे जो भी और उनसे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे उनसे भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको बताता रहूँगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा। हर एक ऑप्शन जो हमारे ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, लाइपेज। आज की क्लास एंजाइम्स के ऊपर होने वाली है। एंजाइम्स आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी में और इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम होता है। एंजाइम आप जानते हैं कि ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का काम करते हैं। जो हमारे शरीर में अपक्रियाएं होती हैं जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलती हैं, तो वो जो है जो प्रोसेस होता है वो रासायनिक अपक्रिया होती है, उनको एंजाइम्स क्या करते हैं, तेज करने का काम करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो लाइपेज एंजाइम जो कि एक पाचक एंजाइम होता है, ये इसका उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है। लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर का कौन सा अंग करना है आपको बताना है। पहला फेफड़े, दूसरा यकृत, तीसरा लार ग्रंथि और चौथा अग्नाशय। चलिए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। फेफड़ा तो नहीं होगा, फेफड़ा हमारा किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम्स का उत्पादन नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा एंजाइम्स हमारे अग्नाशय द्वारा निकलते हैं। अग्नाशय द्वारा एक जूस निकलता है जिसे अग्नाशयी रस या इंग्लिश में कहें तो पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो उसी में हमारा लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, हमारी छोटी आंत में जो भी खाना बचा हुआ रहता है उसमें जो है लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, वसा का। किसका, वसा का पाचन करता है। वसा आप जानते हैं कि हमारे जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है और भी विटामिन होते हैं और भी कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्लियर है इतना? ये देखिए, लाइपेज एंजाइम अग्नाशय द्वारा, किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। इस एंजाइम का मुख्य कार्य वसा को तोड़ना होता है। किसका पाचन करता है, वसा को तोड़ना होता है ताकि वे आंतों में अवशोषित हो सके। आंत हमारे पता है आपको, छोटी आंत और बड़ी आंत दो तरह की आंत होती हैं। तो ये क्या होता है, छोटी आंत में जो भी वसा होता है उसको तोड़ता है, उसका पाचन करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा सोमैटोटॉपिन। सोमैटोटॉपिन जो है एक तरह का हार्मोन्स होता है। क्या होता है, हार्मोन्स होता है। इसका एक अन्य नाम क्या है, सोमैटोटॉपिन का अन्य नाम पूछा है कि इसको जो है किस और नाम से जाना जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन का मतलब है कि ऐसे हार्मोन जो शरीर में वृद्धि की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये सोमैटोटॉपिन क्या होता है, सोमैटोटॉपिन एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन्स है जो कि हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, ये हास्य गैस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हास्य गैस, लॉफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लॉफिंग गैस का फॉर्मूला। तो इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसका फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हास्य गैस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सोमैटोटॉपिन की बात हो रही थी। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। इसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन या प्यूटिरिटी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं शरीर में उन पर नियंत्रण का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि, प्यूटिरिटी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो यह उसके द्वारा स्रावित होता है। कौन,
सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, वो प्यूटरेटी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है और यह शरीर के अनिवार्य रूप से सभी ऊतकों का विकास करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है। तनाव का यानी जिसको स्ट्रेस होता है, जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, स्ट्रेस की जो दवा दी जाती है वो इन्हीं हार्मोन्स के सिक्रेट करती है, जिससे तनाव में लड़ने में मदद करता है हमारा। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो तनाव से लड़ता है, इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसके स्रावित होने पे हमें अंदर से खुशी महसूस होती है, तो इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो कौन सा हमारा हार्मोन है जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। पहला है सेरोटोनिन, दूसरा कैल्सिटोनिन, तीसरा टेस्टोस्टेरोन या फिर मेलाटोनिन। जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेलाटोनिन। क्या होगा, ये हमारा हैप्पी हार्मोन होता है। क्या होता है, हैप्पी हार्मोन। ये हमें खुशी देता है, इसके हार्मोन्स के सीक्रेट होने पे व्यक्ति को अच्छा अनुभव होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। तो इसे क्या कहते हैं, हैप्पी हार्मोन। डॉक्टर दवाओं के माध्यम से इसको जो है तनाव दूर करने का प्रयोग करते हैं, जिससे ये हार्मोन्स जो है स्रावित हो और मूड जो है सही हो। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेरोटोनिन, सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे मूड की भलाई और खुशी की भावना को स्थिर रखने का कार्य करता है। कौन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मूड को हैप्पी रखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए, एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स डैश होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, चलिए देख लेते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक उस दर को बढ़ाते हैं जिस पर बिना खपत या स्थायी रूप से खुद को बदले बिना रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उत्प्रेरक एक प्रकार के रूप में एक एंजाइम ही होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को बार बार सुगम बना सकते हैं। मतलब उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सरल बनाते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। और ये एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस कौन। मैंने आपको बताया है कि अग्नाशयी रस जो होता है वो अग्नाशय से निकलता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं अग्नाशयी रस में, जो भोजन के विभिन्न अवयव जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इनको पचाने में सहायक होते हैं। तो अब पूछ रहा, इस अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन या उपेस, कौन सा एंजाइम, जल्दी से बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन सा, प्रोटीन। ये हमारा अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशय से निकलता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ट्रिप्सिन हमारा, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जो हमें प्रोटीन, इसको याद कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में ट्रिप्सिन, मैंने आपको बताया कि जो भी अग्नाशय जूस होगा वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के ऊपर ही अग्नाशय होता है, तो छोटी आंत में अपने जितना भी इसका अग्नाशयी रस होता है वो छोटी आंत में जाके भोजन के जो भी अवयव हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि अग्नाशय जूस में कौन सा एक ऐसा एंजाइम होता है जो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बताया था। पेट में शुरू ही पाचन की प्रक्रिया को जारी रखता है, कहाँ पर, छोटी आंत में। जो पेट में पाचन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो जब छोटी आंत में पहुंचता है भोजन हमारा,
तो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन निकलता है, वसा के पाचन के लिए अग्नाशय में मैंने आपको बताया लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन के लिए कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और कहाँ पर पाचन की क्रिया करता है, ये छोटी आंत में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की लार में, आपको पता होगा जो हमारे मुंह से लार निकलती है उसमें भी कई तरह के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो आपको बताना है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत तरह के एंजाइम पाया जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में बदलता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है, मतलब ये एक जटिल अणु होता है। स्टार्च भोजन का जटिल अणु है और ये शर्करा क्या है, सरल अणु। तो जटिल से सरल में बदलता है, कौन सा ऐसा एंजाइम होता है हमारा, लाइपेज है, एमाइलेज है, पेप्टिडिड है या प्रोटीज है। ये देखिए एसएससी CHSL का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इसमें प्रोटीज जो एंजाइम होता है ये मनुष्य के लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम। ये मनुष्य के लार में पाया जाता है जो किसको, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में। प्रोटीन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रोटीज है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको प्रोटीन कर देते हैं। प्रोटीन नहीं, ये प्रोटीज है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोटीज क्या करता है। मनुष्य की लार में प्रोटीज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को के जटिल अणु को किसमें तोड़ता है, चीनी का मतलब मैंने आपको बताया शर्करा होता है। क्या होता है, शर्करा होता है। तो जटिल अणु को किसमें तोड़ देता है, सरल अणु में तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम, प्रोटीज नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में। आप जानते हैं शैवाल का वर्गीकरण किया जाता है और इसमें कई तरह की शैवाल आती हैं। तो उसके वर्गीकरण में जब हम एक वर्ग की बात करते हैं, कौन सा वर्ग, थियोफाइकी एक तरह का वर्ग होता है। तो इसके सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, मतलब इनमें जो शैवाल आती हैं फाइकी में, इनका रंग क्या होता है। इनका रंग आपको बताना है। इनका रंग क्या होता है, भूरा रंग होता है, हरा होता है, सफेद होता है या लाल होता है। किस रंग का होता है, थियोफाइकी जो वर्ग है हमारा, इसमें जो भी शैवाल आते हैं उनका रंग क्या होता है, भूरा रंग होता है। भूरा शैवाल कहते हैं इनको। इनका रंग क्या होता है, भूरा रंग होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भूरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। कोई वर्णक होगा, जैसे क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। वैसे इन शैवालों का रंग भूरा क्यों होता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है इसमें। थियोफाइकी के सदस्यों को आमतौर पर भूरा शैवाल कहा जाता है। सुनहरे भूरे रंग के ये वर्णक कौन सा है, वर्णक कौन सा है, जैथोफिल वर्णक होता है। जैथोफिल वर्णक होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनका रंग जो है सुनहरे भूरे रंग का होता है। किस वर्णक के कारण, जैथोफिल वर्णक के कारण। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन्हें कौन सा शैवाल कहते हैं, भूरा शैवाल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकागन। ग्लूकागन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है, एसएससी CGL का क्वेश्चन है। एसएससी CGL का क्वेश्चन है कि ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, तो ये कहाँ पर निर्मित होता है, जल्दी से बताइए कहाँ निर्मित होता है ग्लूकागन। ग्लूकागन कहाँ पर निर्मित होता है, जल्दी से आप सबको बताना है। जल्दी से बताइए सब लोग, ग्लूकागन कहाँ पर निर्मित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अग्नाशयी जो हमारा अग्नाशयी जूस होता है, अग्नाशयी जूस जिसको पेंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, अग्नाशयी रस, इनके द्वारा ही ग्लूकागन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ग्लूकागन का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं ग्लूकागन अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा, अग्नाशय पेंक्रियाट के द्वारा निर्मित होता है। यह एक 29 अमोनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है। इसका क्या नाम है पूरा, 29 अमोनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन। किसका, ग्लूकागन का नाम है, जो मुख्य रूप से अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा निकलता है। अग्नाशय में आपको पता होगा कि दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक अल्फा कोशिका और दूसरी बीटा कोशिका। तो इन दोनों कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स का रिसाव होता है। तो ये ग्लूकागन जो है वो हमारा अल्फा कोशिकाओं से बनता है। किससे, अल्फा कोशिकाओं से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा? मस्तिष्क द्वारा, जो नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। मतलब सोने और जागने का जो हमारा चक्र होता है उसको कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ये हमें बताना है। जल्दी सब लोग बताइए, कौन सा हार्मोन सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा मेलाटोनिन या एल्डोस्टेरोन। जल्दी से बताइए, एल्डोस्टेरोन कौन सा इसमें चार में से ऑप्शन है जो हमारे नींद से जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? यह मस्तिष्क द्वारा निकलता है। कहाँ से? मस्तिष्क द्वारा निकलता है। मतलब कब हम सोते हैं, कब हम जागते हैं, तो ये क्या होता है कि ये हार्मोन्स उसी टाइम पे सिक्रीट होगा जब हम सोने की अपनी आदत को जिस समय पर हमने बनाया हुआ है, ये जागने की जब आदत होती है जिस समय पे हमने बनाया हुआ है, उस समय पे इस हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और क्या होता है, कभी कभी जैसे सूर्य अस्त होता है, रात होती है, तो ये हार्मोन्स धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती है ये अपने आप ये हार्मोन्स अधिक मात्रा में सिक्रेट होने लगता है, जिससे जो है हमें नींद आती है। तो ऐसा हार्मोन्स कौन सा है? ऐसा हार्मोन्स है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है कि ये नींद जो है, इससे इस हार्मोन्स के रिलीज होने से हमें नींद आती है। तो जो भी नींद की दवाइयाँ होती हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने में मदद करती है? मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन। चलिए आते हैं एक्सप्लेन, देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया गया। मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद से जागने के चक्र को विनियमित करते में मदद करता है। मेलाटोनिन का उत्पादन कहाँ पे होता है? सेरोटोनिन से होता है, जो एंजाइमी अपक्रियाओं का एक कैक्सट के माध्यम से होता है। इसका उत्पादन शाम के अंधेरे के साथ ही, मतलब जैसे शाम होगी वैसे इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और रात होते होते स्वस्थ नींद को ये बढ़ावा देता है। रात होते होते अधिक मात्रा में सिक्रित होता है, जिससे जो है हमें अच्छी नींद आती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसमें डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम्स होता है जो वसा को तोड़ता है। मैंने आपको बताया है कि किसमें जो है लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो किसको तोड़ता है? वसा का पाचन करता है। जल्दी से बताइए कहाँ पर होता है लिंगुअल लाइपेज एंजाइम? एमटीएस का क्वेश्चन है, तो ऐसा मत समझिए कि एमटीएस में बहुत आसान प्रश्न आते हैं, एमटीएस में भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लिंगुअल लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो किसको तोड़ता है? वसा को तोड़ता है। किसको? वसा को। चलिए देखते हैं। ये देखा, लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो किसको? वसा को तोड़ता है। लिंगुअल लाइपेज एक एंजाइम है जो ट्राइग्लाइसराइड को, ये एक तरह की वसा होती है, इसको ग्लिसराइड में और फैटी एसिड घटकों में तोड़ देता है। इस प्रकार लिपिड के पाचन में उत्प्रेरक करता है। यह प्रक्रिया मुंह में शुरू हो जाती है, क्योंकि लार कहाँ बनता है? मुंह में बनता है, जहां यह ट्राइग्लिसराइड को, मतलब 3 अणु ग्लिसरीन के होते हैं, जिसे डाई ग्लिसराइड में बदल देता है। मतलब 3 अणुओं को 2 अणुओं में बदल देता है। समझ में आया? क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1906 में किस व्यक्ति को न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? इनमें से किस व्यक्ति को न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज मिला था? पियरे क्यूरी या सैंटियागो रेमन वाई कैजल, हेनरी मोसले या लुई अल्फारेज? किसको मिला था भाई नोबेल पुरस्कार न्यूरॉन सिद्धांत के लिए? न्यूरॉन सिद्धांत क्या था कि इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होते हैं न्यूरॉन्स, जिनके माध्यम से हमें संकेत मिलते हैं। तो ये न्यूरॉन्स बनते बिगड़ते रहते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमें संकेत प्राप्त होते रहते हैं। तो इन्होंने बताया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कौन थे ये थे ऑप्शन नंबर बी, सैंटियागो रोमन वाई कैजल। कौन है? सैंटियागो रोमन वाई कैजल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इन्होंने न्यूरॉन सिद्धांत दिया था। कौन सा? न्यूरॉन सिद्धांत। चलिए देखते हैं। न्यूरॉन सिद्धांत यह एक अवधारणा है, तंत्रिका तंत्र असत व्यक्तियों को
कोशिकाओं न्यूरॉन से बना होता है। मैंने आपको बताया तंत्रिका तंत्र बहुत सारे न्यूरॉन से बना होता है जो एक निरंतर नेटवर्क बनाने के विरोध में एक दूसरे से अलग होते रहते हैं। मतलब ये एक दूसरे से अलग होकर जो भी संकेत होते हैं वो हम तक पहुंचाते रहते हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है चेचक का टीका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या जॉन हंटर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? चलिए देखते हैं। चेचक के टीके का विकसित होने किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कौन से सन में? 1796 में। कब किया था? 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जल्दी से बताइए क्या खोजा था उन्होंने, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। निम्न में से इसने रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज की थी मतलब कि किसका रक्त परिसंचरण तंत्र खुला हुआ है, किसका जो है बंद है, इस तरह के इन्होंने बताया था। कौन थे वो? विलियम हार्वे थे कि फ्लोरेंस रेना सभी थे, अर्नेस्ट हेनरिच वेबर थे कि वैन ल्यूवेनहॉक थे? कौन थे जल्दी से बताइए। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले कौन थे? ये थे हमारे ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे। कौन था? विलियम हार्वे थे जिन्होंने रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। कौन? विलियम हार्वे। ये देखिए, विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जिन्होंने शरीर की रचना और विभिन्न शरीर के विज्ञान में मौलिक योगदान दिया। वह पहले ज्ञात चिकित्सक थे जिन्होंने पूरी तरह से वर्णन किया और विस्तार से प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र, जो हमारा परिसंचरण है, रक्त कैसे बहता है, रक्त के अणुओं को हृदय द्वारा मस्तिष्क और शरीर में कैसे पंप किया जा रहा है, ये किसने बताया था? ये विलियम हार्वे ने बताया था। किसने? विलियम हार्वे ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से आप सब नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है? एसएससी सीपीओ क्वेश्चन है, हर तरह के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पक्षी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। सलीम अली को, जॉन जेम्स अडूबन को या कोनार्ड लॉरेंज को? ऑप्शन नंबर डी है हमारा, इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है एलन एक्टिवन ह्यूम। इनको एओ ह्यूम भी कहते हैं। इनके बारे में आप सभी अधिकतर मुझे लगता है जानते होंगे। एओ ह्यूम। तो इन्होंने ही ऑप्शन नंबर डी, इनको ही पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? एओ ह्यूम को। एलन एक्टिवन ह्यूम जो थे इंडियन ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान क्या कहते हैं? ऑर्थोनोलॉजी, या इनको क्या कहेंगे? जो ऑर्थोनोलॉजी का अध्ययन करे उसको कहते हैं ऑर्थोनोलॉजिस्ट। कौन थे? एओ ह्यूम थे। इन्होंने बर्डिंग इन इंडिया, क्या बर्डिंग इन इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बर्डिंग इन इंडिया। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही हम पक्षी विज्ञान का जनक कहते हैं। और ये एक तरह के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके क्या थे? संस्थापक थे और सिविल सेवक भी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी भी बोलते हैं इसको, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन। जो भी मैंने बताया आपको, पेनिसिलिन जो दुनिया में सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाओं में से एक है, इसकी खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट का मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने की थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या ऑप्शन नंबर डी पियरे क्यूरी? जल्दी से बताइए इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे किसकी? पेनिसिलिन की खोज की थी।
और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके खोज की थी। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए। पेनिसिलिन का सबसे पहला सच्चा एंटीबायोटिक, इसके पहले भी कई एंटीबायोटिक बने थे लेकिन काम नहीं किए थे, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा ये पेनिसिलिन खोज की थी, जो एक तरह की एंटीबायोटिक्स थी, एंटीबायोटिक का काम करती थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ की खोज से है? किसका संबंध केस्कोग्राफ की खोज से? जल्दी से बताइए। मेघनाथ साहा या सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जे भाभा या जगदीश चंद्र बोस, किसने जो है केस्कोग्राफ की खोज की थी? जल्दी से बताइए, केस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो केस्कोग्राफ की खोज हमारे जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने पता लगाया था कि पौधों में भी गति होती है, वो भी श्वसन करते हैं। ये सब किसने बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। किसकी मदद से? केस्कोग्राफ की मदद से। ये पौधों की गति को नापता है। कौन सा यंत्र है? केस्कोग्राफ है, जो पौधों की गति को नापता है। देखते हैं, ये देखिए, केस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण होता है। इसका आविष्कार 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सक के जनक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शल्य चिकित्सा के जनक पूछे जाते हैं। शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? चरक, हिप्पोक्रेट्स, पतंजलि या सुश्रुत? सुश्रुत किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सुश्रुत जो थे हमारे, इन्हें जो है शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी जिसे हम कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। किसको? सुश्रुत को। चरक को किसका जनक कहते हैं? चरक को किसका जनक कहते हैं? चरक को हम आयुर्वेद का जनक कहते हैं। आयुर्वेद जो है ना हमारा, आयुर्वेद चिकित्सा, उसका जनक किसको कहते हैं? चरक को कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, हिप्पोक्रेट्स किसे कहा जाता है? वो हिप्पोक्रेट्स कौन थे? किसके जनक थे? कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए देखते हैं। सुश्रुत प्राचीन भारत में एक चिकित्सक थे, जिन्हें आज भारतीय चिकित्सा का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुश्रुत को। ये प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में जाना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी मैंने आपको बताया था कि शल्य चिकित्सा होती है, प्लास्टिक सर्जरी को ही शल्य चिकित्सा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे हेपेटाइटिस विषाणु का कोई टीका नहीं बना है? कौन सा इसमें हेपेटाइटिस का विषाणु है जिसका अभी तक टीका नहीं बना है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी या हेपेटाइटिस सी, किसका जो है टीका नहीं बना है? जल्दी से आप सबको कमेंट बॉक्स में बताइए किसका टीका नहीं बना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का टीका अभी तक नहीं बना, बाकी सबका टीका बन चुका है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का टीका अभी तक नहीं बना है। देखते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी भी अल्पकालिक, ये मतलब अल्पकालिक, बी और सी अल्पकालिक और तीव्र संक्रामक होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई टीका नहीं है। ए और बी को तो रोकने के लिए टीके बन चुके हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना हुआ है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसकी जो है कई बार ये आप एकदम दिमाग में इसको नोट करके रख लीजिए कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने, रॉबर्ट हुक ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? किसने की थी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कोशिका खोज किसने की थी? कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? सन 1665 में। कब की थी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका खोज किसने की और कब की? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। कई सारी कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1885 में हैजा एक बीमारी होती है, किसके द्वारा फैलती है? जल्दी से आप बताइए, हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा का टीका किसने विकसित किया था? जल्दी से बताइए, हैजा का टीका किसने विकसित किया था? एडवर्ड जेनर, जोनास साल्को, जेमे फेरानी या लियोन कार्लमेटो? किसने जो है हैजा का टीका विकसित किया था? ऑप्शन नंबर बी, जेमे फेरनी हमारे इन्होंने जो है हैजा का टीका विकसित किया था। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए, जेमे फेरानी 1885 में हैजा का टीका इन्होंने विकसित किया था और ये फेरान सामूहिक रूप से टीकाकरण करने वाले पहले व्यक्ति बने। और ये वह लुई पास्चर के छात्र थे। किसके छात्र थे? लुई पास्चर के। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न मैंने आपको बताया कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? कि मैंने आपको बताया चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अभी हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको 100 क्वेश्चन हम बायोलॉजी से कराने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, उसके बाद फिजिक्स की श्रृंखला चलेगी, उसके बाद केमिस्ट्री की श्रृंखला चलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।